हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी, और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर देखा था और आपको वहां पर बताया था कि डिफरेंट एसिड बेस कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी। अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेन एसिड बेस कॉन्सेप्ट एंड लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। उसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात की थी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज वहां पे वाटर की आपको बताई थी कि वाटर का कंसंट्रेशन, प्योर वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है। प्योर वाटर में H प्लस या OH माइनस का कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है। उसके अलावा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, राइट, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। ये कुछ बातें हमने देखी थी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं बार बार यूज में आने वाली है, तो वो बिल्कुल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो एसिडिटी, बेसिसिटी एंड पीएच। पूरे चैप्टर में आपको पीएच बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पीएच हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे पीएच बिल्कुल बेसिक चीज है जो आपको यहाँ पर बिल्कुल आनी ही चाहिए, राइट। तो जो आपने 9-10 क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम पीएच स्केल 0 से 14 तक लेते हैं। 0 से 7 तक एसिडिक नेचर होता है, 7 से 14 तक बेसिक नेचर होता है, और एग्जैक्टली 7 वाला पॉइंट है वो न्यूट्रल होता है, राइट। अब जो पीएच स्केल लिया है 0 से 14, राइट, ये किस बेसिस पे लिया है कि जो हमारे जनरल सारे सॉल्यूशन होते हैं वो या तो डाइल्यूट होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ही होते हैं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाईली कंसंट्रेटेड नहीं होते हैं, राइट। तो हालांकि पीएच 0 से कम भी पॉसिबल है, 14 से ज्यादा भी पॉसिबल है, बट एक रेंज है कि यहां तक का पीएच हमें जनरली मिलता है। सभी सॉल्यूशन का पीएच इसी रेंज में होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर अगर किसी सॉल्यूशन का एसिडिटी निकालना चाहें तो एसिडिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को, और बेसिसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, उस सॉल्यूशन में OH माइनस की कंसंट्रेशन को। तो अगर हमें किसी सॉल्यूशन का एसिडिक स्ट्रेन देखना है तो H प्लस का कंसंट्रेशन देखना होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का बेसिक स्ट्रेन देखना है तो हमें OH माइनस का कंसंट्रेशन देखना होगा। तो अगर हम यहाँ पे पीएच स्केल के अकॉर्डिंग बात करें तो जो 7 पॉइंट होता है वो किसके लिए होता है, न्यूट्रल, राइट। हमें किस पे बात कर रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। जब आप 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तो वो रेंज किसके लिए होती है, एसिडिक रेंज होती है, और जो 7 से 14 है वो बेसिक रेंज होती है, राइट। तो अगर 7 से आप 0 की तरफ मूव करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेन बढ़ेगी, 7 से 14 तक मूव करेंगे तो बेसिक स्ट्रेन बढ़ेगी। 7 से 0 की तरफ मूव करें तो एसिडिक स्ट्रेन बढ़ रहा है, और एसिडिक स्ट्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, H प्लस को। जब आप 7 से 14 की तरफ मूव कर रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेन बढ़ रहा है, और बेसिक स्ट्रेन क्या रिप्रेजेंट करेगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन को। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेन इट मीन्स ग्रेटर द तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेन की बात करें, किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेन क्या होगा, उसके H प्लस देने की टेंडेंसी। तो एसिड जितना ज्यादा H प्लस दे रहा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेन क्या होगा, उतना ही ज्यादा। अगर हम किसी बेस की बेसिक स्ट्रेन की बात करें तो उसका बेसिक स्ट्रेन क्या होगा, उसके OH माइनस देने की टेंडेंसी। तो OH माइनस देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उस बेस की बेसिक स्ट्रेन उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम क्या बोलते हैं, एसिडिक स्ट्रेन ऑफ एसिड मीन्स tendency of acid to give H plus ion or H3O plus ion in solution, right। तो अगर H plus ion देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेन क्या होगी, ज्यादा। सो ग्रेटर द टेंडेंसी टू गिव, greater the tendency to give H plus ions, H plus or H3O plus ion, stronger the acid। तो जिस एसिड के H प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा है उसकी स्ट्रेन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। और सिमिलरली हम बेस के लिए बात करें, बेसिक स्ट्रेन मींस बेसिक स्ट्रेन ऑफ बेस मींस
टेंडेंसी ऑफ बेस टू गिव OH माइनस आयंस, या वाटर में OH माइनस का रिप्रेजेंटेशन और जैसे हो सकता है वैसा हम ले सकते हैं, बट जनरली यहाँ पे H प्लस या OH माइनस ही हम यूज में ले लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रेन क्या होगा, बेस के OH माइनस देने की टेंडेंसी, तो OH माइनस देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उस बेस की स्ट्रेन क्या होगी उतनी ही ज्यादा। सो ग्रेटर द टेंडेंसी टू गिव OH माइनस आयंस स्ट्रॉन्गर द बेस, राइट। तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट एसिड दे रखे हैं तो हर एसिड से कितना कितना H प्लस मिल रहा है पर मोल, तो अगर वो वैल्यू आपको पता है तो आप उसमें कंपेयर कर सकते हैं कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर जिससे ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर जिस बेस से ज्यादा नंबर ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, राइट। तो एसिड का स्ट्रेंथ आप किसके बेसिस पे देखते हैं, उसके H प्लस देने की टेंडेंसी के बेसिस पर, या और बेस का बेसिक स्ट्रेंथ किसके बेसिस पे देखेंगे, उसके OH माइनस देने की टेंडेंसी के बेसिस पर। अब जो pH कैसे निकाला जाता है या POH कैसे निकाला जाता है उसकी बात करें तो अगर किसी सॉल्यूशन का आपको pH निकालना है तो उसके H प्लस का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, या किसी सॉल्यूशन का POH निकालना है तो आपको उसके OH माइनस का वैल्यू पता होना चाहिए। वैल्यू मींस कंसंट्रेशन या एक्टिव मास या एक्टिविटी, राइट। तो आपने फॉर्मूला देखा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लेंगे, कैसे आया है उसका डेरिवेशन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पॉइंट ऑफ हमारे काम का नहीं है। तो किसी भी सॉल्यूशन का pH अगर आपको निकालना है तो pH क्या होता है, pH मींस पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, तो pH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस। एक्टिविटी या एक्टिव मास बोलते हैं, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया गया है कि एक्टिविटी और एक्टिव मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, उनका मैग्नीट्यूड सिमिलर होता है बट यूनिट में ही डिफरेंस होता है। जो एक्टिव मास होता है वो यूनिट होता है और जो एक्टिविटी होता है वो यूनिट लेस होता है। तो किसी यूनिट का लॉग नहीं लिया जाता, तो यहाँ पे क्या पुट करें हम, एक्टिविटी, राइट। तो pH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, तो जो भी कंसंट्रेशन है उसका मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ H प्लस पावर -1 या log 1 अपॉन H प्लस, राइट। तो एक ही बात है, ये लिखिए या ये लिखिए या लिखिए, एक ही बात है। अगर आपको POH निकालना है, पोटेंसी ऑफ OH माइनस, तो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस या फिर log OH माइनस पावर -1 या फिर log 1 अपॉन OH माइनस, राइट। तो इस तरीके से आप pH यहाँ पे सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। अब हम प्योर वाटर के लिए बात करें, आपको बताया कि प्योर वाटर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस या OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होता है, वहां पर 10⁻⁻7 होता है। तो हम प्योर वाटर के लिए बात करें, जब H2O डिसोशिएट होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, H प्लस प्लस OH माइनस, राइट। इससे पहले हमने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाला है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, राइट। इसका कैलकुलेशन हमने किया हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर में कितना H प्लस मिलता है, 10⁻⁻7, OH माइनस कितना मिलता है, 10⁻⁻7, तो वहां से आपको Kw कितना मिला था, 10⁻⁻14, राइट। अब हम यहाँ पे Kw का वैल्यू pH और POH के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इनका नेगेटिव लॉग ले लें। ऑन टेकिंग नेगेटिव लॉग तो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kw। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस log A इंटू बी, तो क्या होगा, log A प्लस log B, माइनस से अंदर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस किसके बराबर होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Kw। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस को आप क्या लिखेंगे, pH, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस को आप क्या लिखेंगे, POH, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस POH। तो pH प्लस POH किसके बराबर, जैसे आपने नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस को pH लिखा है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस को POH लिखा है, वैसे ही नेगेटिव लॉग ऑफ Kw को क्या लिख देंगे, PKW। तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा pH
पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू के बराबर। अगर आपको सॉल्यूशन का पीएच पता है, सॉल्यूशन का पीओएच पता है, तो आप सॉल्यूशन का पीकेडब्ल्यू पर्टिकुलर टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं, राइट। अगर आपको यहाँ पे पीएच का वैल्यू पता है, पीकेडब्ल्यू का वैल्यू पता है, तो आप पीओएच का वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चंस में बेसिक लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या पूछा जाता है कि सपोज आपको 25 डिग्री सेल्सियस की बात की है, 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम यहाँ पे पीकेडब्ल्यू की बात करें तो पीकेडब्ल्यू क्या है एट 25 डिग्री सेल्सियस, पीकेडब्ल्यू किसके बराबर, नेगेटिव लॉग ऑफ केडब्ल्यू। केडब्ल्यू का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना है एट 25 डिग्री सेल्सियस, केडब्ल्यू कितना 10⁻⁻14, तो पीकेडब्ल्यू कितना नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻14, तो कितना हो जाएगा 14। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पीकेडब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा केडब्ल्यू का वैल्यू कितना 10⁻14, तो पीकेडब्ल्यू का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 14। तो आप क्या बोल सकते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस पीएच प्लस पीओएच इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 14 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर कि KW क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट ही है कि आपने KW कैसे निकाला है, KW क्या होता है H प्लस इंटू OH माइनस प्रोडक्ट या फिर K ऑफ वाटर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब यहाँ पे जो 55.55 में से अमाउंट कम हो रहा था 10⁻7 वो क्या है नेग्लिजिबल है, तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। जो K है वो क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो KW क्या है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो KW भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। KW का वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा K के अकॉर्डिंग, अगर K चेंज हो रहा है तो KW का वैल्यू चेंज होगा। तो जो KW होता है वो भी क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो KW का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का वैल्यू कितना होता है हमेशा 14 ही रहता है, चाहे प्योर वाटर हो चाहे इम्प्योर वाटर हो, दोनों का यहाँ पे जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो सॉल्यूशन में कुछ भी चेंज कर दो, अगर टेम्परेचर आपने चेंज नहीं किया है तो सॉल्यूशन में कुछ भी चेंज कर दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू उतना ही रहता है। तो अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो सॉल्यूशन में कुछ भी कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट KW यानी 14 के बराबर 10⁻14 के बराबर ही रहने वाला है, या पीकेडब्ल्यू का वैल्यू कितना 14 ही रहने वाला है। तो हम क्या बोल सकते हैं सिंस डिसोसिएशन of water is endothermic process, so Ka or Kb and Kw dissociation constant of water and ionic product of water is temperature dependent. So if temperature is constant, their value also remains constant, right? तो इनका वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, अगर आपने टेम्परेचर को वेरी नहीं किया है तो पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू भी क्या रहेगा कांस्टेंट ही रहने वाला है। 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच प्लस पीओएच हमेशा 14 ही रहेगा, या केडब्ल्यू का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर हमेशा 10⁻14 ही लेना है, ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन कुछ भी गिवन नहीं है तो आप हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस मान के ही कैलकुलेशन करेंगे, यानी KW का वैल्यू हमेशा कितना यूज में लेंगे 10⁻14, राइट। चलिए अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे बोला है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर pKW कितना होगा 14, यानी pH प्लस POH कितना होगा यहाँ पे 14 के बराबर। तो ये जो स्केल हमने लिया है ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही लिया है, तो यहाँ पे जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, अगर 7 से pH कम होता है तो एसिडिक में चला जाता है, और अगर pH 7 से ज्यादा होता है तो वो बेसिक में यहाँ पर रहता है। 0 से 14 तक हम यहाँ पे pH स्केल को लेते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर pH प्लस POH कितना होता है 14 के बराबर होता है। ये कैसे कि हमने बोला 25 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का H प्लस कितना है 10⁻7, प्योर वाटर का OH माइनस कितना है 10⁻7, तो उनका नेगेटिव लॉग लेंगे तो क्या होगा 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब हमने क्या बोलते हैं कि KW क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ पे केवल किस पे डिपेंड करता है
टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो हम क्या बोलते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ pH एंड pOH दोनों बराबर है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे pH और pOH दोनों बराबर होंगे, तो pH का वैल्यू या pOH का वैल्यू कितना होगा, दोनों को इक्वल पुट करके कैलकुलेट कीजिए, तो pH या pOH कितना हो जाएगा, आपको 7 मिल जाएगा। राइट, तो 7 मिलने का मींस क्या है कि जितना pH है उतना ही pOH है, यानी जितना H प्लस का कंसंट्रेशन है उतना ही OH माइनस का कंसंट्रेशन है। 25 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे 7 होने का मींस क्या हो गया, न्यूट्रल, यानी जितना H प्लस उतना ही OH माइनस। 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर में H प्लस कितना होता है, 10⁻⁷। OH माइनस कितना होता है, 10⁻⁷। तो वो वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल। तो जितना H प्लस उतना ही OH माइनस अगर हो तो वो वाटर, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो अगर pH pOH के बराबर है तो pH कितना होगा यहाँ पे 7, या pOH भी कितना होगा 7, मींस सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। राइट, सेकंड कंडीशन ले हम, इफ pH लेस देन 7, या फिर सपोज pH हमारा 4 है, pH हमारा 4 है, अगर pH 4 है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अगर pH 4 है तो pOH कितना होगा, यहाँ पे 4 पुट कीजिए, 4 को उधर भेजिए, तो pOH कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। तो अगर pH 7 से कम है तो pOH क्या होगा, ग्रेटर देन 7। समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट के अकॉर्डिंग कंपेयर करें। तो अगर pH का वैल्यू यहाँ पे सपोज इतना आ गया, pH अगर सपोज यहाँ पे 4 है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, pOH को। यानी अगर आपको pH पता है तो H प्लस का कंसंट्रेशन पता है, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन पता है तो आप क्या कर सकते हैं, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW। अगर आपको H प्लस का कंसंट्रेशन पता है, KW का वैल्यू पता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप OH माइनस निकाल सकते हैं। अगर आप OH माइनस निकाल सकते हैं तो pOH निकाल सकते हैं। राइट, या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज में लीजिए या ये वाला रिलेशन यूज में लीजिए, दोनों से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर pH 7 से कम है, सपोज आपने 4 मान लिया, तो अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। तो अगर pH 7 से कम है तो pOH क्या होगा, 7 से ज्यादा। तो pH 7 से कम होना या pOH 7 से ज्यादा होना क्या रिप्रेजेंट करता है, pH 7 से कम है, क्योंकि ये सारा स्केल हमने किसके बेसिस पे डिसाइड किया है, pH के बेसिस पर। 0 से 14 तक क्या है, ये pH, ये pH का स्केल है, pOH का स्केल नहीं है। बट दोनों का सम कितना रहने वाला है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 14 ही रहने वाला है। तो अगर pH 7 से कम है तो इस रिलेशन से क्या मिलेगा, pOH क्या होगा, 7 से ज्यादा। तो अगर pH 7 से कम है या pOH 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन इज एसिडिक। राइट, थर्ड कंडीशन ले रहे हैं, इफ pH ग्रेटर देन 7। तो pH अगर 7 से ज्यादा है, तो 7 से ज्यादा हो गया तो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बेसिक। तो अगर सपोज आप pH 7 से ज्यादा सपोज 9 मान लो, तो अगर ये 9 है तो pOH कितना हो जाएगा 5, यानी pOH क्या होगा, लेस देन 7 हो जाएगा। राइट, तो अगर pH 7 से ज्यादा है तो pOH क्या होगा, 7 से कम। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। राइट, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो pH है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो अगर उसका हमने नेगेटिव लॉग लिया कंसंट्रेशन का, तो अभी हम यहाँ पे सपोज ऐसा सोच लें कि आपको डिफरेंट सॉल्यूशन गिवन है, एक में H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है, एक में H प्लस का कंसंट्रेशन सपोज 10⁻⁴ है, एक में H प्लस का कंसंट्रेशन सपोज सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है, और एक सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन सपोज 10⁻10 है। राइट, तो आपको pH निकालना है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आपको कितना मिलेगा 1, यहाँ पे कितना मिलेगा 4, यहाँ पे कितना मिलेगा 7, यहाँ पे कितना मिलेगा 10। तो 7 से कम pH क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन कैसा होगा यहाँ पे, एसिडिक। 1 pH और 4 pH में हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जिसका pH का वैल्यू कम है वो सॉल्यूशन क्या है, मोर एसिडिक है, क्योंकि उसके H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। H प्लस के कंसंट्रेशन को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे 10⁻⁻1 है, यहाँ पर 10⁻⁴ है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना सॉल्यूशन मोर एसिडिक होगा। pH का वैल्यू कम होने का मींस क्या है, 7 से 0 की तरफ मूव करने का मींस क्या है, एसिडिक नेचर का बढ़ना। तो सॉल्यूशन का H प्लस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा pH उतना ही कम होगा, यानी सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर क्या होगा, उतना ही ज्यादा। और H प्लस का कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होता जाएगा तो pH क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कम होना यानी
पीएच का ज्यादा होना। तो पीएच ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। और अगर H प्लस का कंसंट्रेशन कम है तो इसका मीन सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, OH माइनस का, क्योंकि H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट किसके बराबर है, KW। 25 डिग्री सेल्सियस पे KW कितना होगा, 10⁻⁻14। आपको सॉल्यूशन का H प्लस पता है कितना है, 10⁻10। तो OH माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10⁻4। तो अगर पीएच यहाँ पे 10 है तो पीओएच कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, राइट। तो अगर पीएच 7 से ज्यादा है या पीओएच 7 से कम है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक, राइट। यहाँ पे भी आप देख लें H प्लस कितना है, 10⁻⁻1। तो OH माइनस कितना होगा, यहाँ पे H प्लस का वैल्यू पुट कीजिए, OH माइनस कितना होगा, 10⁻14 अपॉन 10⁻1, यानी OH माइनस कितना मिलेगा आपको, 10⁻13, यानी पीओएच कितना मिलेगा, 13। तो अगर pH 7 से कम है या pOH 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, राइट। तो इन चीजों को हम यहाँ पे आगे बिल्कुल बार-बार स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमने क्या देखा, 25 डिग्री सेल्सियस पर pOH का pKW का वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। अगर pH और pOH दोनों का वैल्यू 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। हम यहाँ पे सिंपली इसके बेसिस पे इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो स्केल गिवन है वो पीएच का ही स्केल गिवन है। अगर आपको पीओएच का वैल्यू गिवन है तो उसको पीएच में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 से 25 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर नहीं गिवन है तो आप हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस ही यूज में लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पीएच 7 से कम है सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, राइट। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे आप सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक नेचर को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस एंड OH माइनस प्रोडक्ट, क्या बोल रहे हैं, H प्लस एंड OH माइनस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, KW के बराबर। एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या बोला हमने, KW कितना होता है, 10⁻14 होता है। तो अगर pH इक्वल टू pOH इक्वल टू 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अगर यहाँ पर pH लेस देन 7 या pOH ग्रेटर देन 7 हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर pH ग्रेटर देन 7 या फिर pOH लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, राइट। तो ये जो 10⁻14 है कहां से आया है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन में H प्लस एंड OH माइनस का वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू पता लगा है, ठीक है। अब यही पॉइंट हम डिफरेंट टेम्परेचर बात करें कि सपोज हमने यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ वाटर जो होता है वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू कितना है, 10⁻14। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगा, बढ़ेगा। तो KW का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, सपोज आपको टेम्परेचर गिवन है 80 डिग्री सेल्सियस, तो KW कितना होगा यहाँ पर 10⁻13। तो 25 के रेस्पेक्ट में ये 10⁻14 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 10⁻13। अब स्केल कितना होगा यहाँ पर, जो pH स्केल है वो क्या होगा, 0 से 13 की बात करेंगे हम किस पर, 80 डिग्री सेल्सियस पर, राइट। तो यहाँ पे pH प्लस pOH किसके बराबर, pKW। तो 80 डिग्री पर pKW कितना होगा, 13 के बराबर होगा। नेगेटिव लॉग ऑफ KW, pKW क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव लॉग ऑफ KW। तो लॉग KW का वैल्यू कितना है, 10⁻13। तो pKW कितना, 13 मिल जाएगा। तो हम न्यूट्रल पॉइंट की बात करें तो pH और pOH जब बराबर होगा, इफ pH इक्वल टू pOH, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, 6.5, यानी इसका हाफ, 13 का हाफ। तो ये कैसा होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इफ pH ग्रेटर देन 6.5, सॉरी pH लेस देन 6.5 और pOH ग्रेटर देन 6.5 तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। और pH ग्रेटर देन 6.5 है या फिर pOH लेस देन 6.5 है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, राइट। एक और हम टेम्परेचर की बात करें, एट 90 डिग्री सेल्सियस जो KW होता है वो कितना, 10⁻12 होता है। तो pH प्लस pOH कितना होगा, 90 डिग्री पर 12 के बराबर होगा। तो इफ
pH इक्वल टू POH कितना हो जाएगा 6, तो 6 क्या होगा ये न्यूट्रल पॉइंट, राइट। अगर pH लेस देन 6.5 है या POH ग्रेटर देन 6.5 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक। और लास्ट कंडीशन क्या होगी, अगर pH ग्रेटर देन 6.5 है या फिर POH लेस देन 6.5 है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेसिक, राइट। तो हालांकि हमें केवल ये 25 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर ही काम में आने वाला है, बट आपको अगर पूछा जाए कि 90 डिग्री पर या 80 डिग्री पर कितना होगा तो वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। बट कैलकुलेशन में जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही गिवन होता है। अगर गिवन नहीं होगा तो भी आप Kw का वैल्यू कितना यूज में लेंगे 10⁻⁻14, राइट। तो ऐसा नहीं कि प्योर वाटर के लिए ही Kw 10⁻⁻14 होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई भी सॉल्यूशन हो उसका Kw 10⁻⁻14 के बराबर ही होगा H+ इंटू OH- का प्रोडक्ट। H+ का वैल्यू कुछ अलग हो सकता है 10⁻7 से प्योर वाटर के रेस्पेक्ट में। प्योर वाटर में H+ 10⁻7 हो सकता है होता है, दूसरे सॉल्यूशन में 10⁻7 से डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। H+ या OH- का कंसंट्रेशन किसी दूसरे सॉल्यूशन में डिफरेंट हो सकता है, बट जो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा 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 10⁻14 के बराबर ही यूज में लेना है, राइट। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हमने ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट देखा था कि जो एसिड होता है, कोई एसिड है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है वीक होता है, और अगर कोई एसिड अगर वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है। वो पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कि सपोज कोई वीक एसिड है, लेट अ वीक एसिड कंसिडर अ वीक एसिड HA, राइट। तो एक वीक एसिड है HA, जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा H+ प्लस A-, राइट। तो ये क्या होगा वीक एसिड होगा और ये क्या होगा कॉन्जुगेट बेस, राइट। अब आपने क्या किया इस HA को वाटर में डाला, राइट। तो वाटर में यहां पर H+ प्रेजेंट है A- प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया वाटर को यहां पर डाल, वाटर में A- को डाला तो A- क्या करेगा वाटर से H+ को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉरी वाटर से H+ को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे Ha+ OH-, राइट। तो ये क्या हुआ एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया या उसके डिसोसिएशन का रिएक्शन हो गया, और जो उसका कॉन्जुगेट बना है वो वाटर के साथ इंटरेक्शन का रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर ये जो HA है वो एज ए एसिड बिहेव कर रहा है और जो A- है वो क्या कर रहा है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है आपको OH-। तो ये एज अ बेस यहाँ पर बिहेव कर रहा है क्योंकि इसके वाटर के साथ इंटरेक्शन पे क्या हो रहा है OH- प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की बात करें इस HA की, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा H+ इंटू A- अपॉन HA, राइट। यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस की बात करें तो Kb ऑफ A-, जो इसका कॉन्जुगेट बेस है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट HA इंटू OH- अपॉन एक्टिव मास ऑफ A-, राइट। तो ये क्या होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड ये क्या होगा उसके कॉन्जुगेट बेस का कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे जो वाटर होता है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूटेड रहता है, तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, इसलिए हम उसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं लेते हैं, उसमें कंसंट्रेशन वेरिएबल नहीं होता है। इसका एक्टिव मास हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे 1, राइट। तो ये आपको मिला डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब अगर हम इन दोनों का रिलेशन लेना चाहे तो ये वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का रिलेशन ये है वीक बेस के लिए ये है, तो अगर आप क्या बोलेंगे Ka ऑफ HA इंटू Kb ऑफ A-, तो यहाँ पे Ka ऑफ HA इंटू Kb ऑफ A-, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या चीज आपको मिल रही है, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिलेगा H+ इंटू A- अपॉन HA इसके इंटू Kb ऑफ A- क्या होगा HA इंटू OH- अपॉन A-। तो A- से A- कैंसिल आउट हो जाएगा, HA से HA कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या H+ एंड OH-। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि आप अगर वीक एसिड उसके कॉन्जुगेट बेस का Ka और Kb को मल्टीप्लाई करेंगे, वीक एसिड का Ka और उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb,
के मीन्स एसिड के लिए, बी मीन्स बेस के लिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, KW के बराबर, क्योंकि क्या बचा है यहाँ पे फाइनली H प्लस एंड OH माइनस यहाँ पर बच रहा है, राइट। तो एग्जांपल देखने की, सपोज एसिडिक एसिड गिवन है CaCOH एंड एसिटेट आयन गिवन है, तो ये क्या होगा वीक एसिड, और ये उसका क्या होगा कॉन्जुगेट बेस। तो इसका Ka ऑफ एसिडिक एसिड इनटू Kb ऑफ एसिटेट आयन, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, KW के बराबर होगा, राइट। तो वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, उसका दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, KW के बराबर होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है या टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो आप क्या बोलेंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस Ka of weak acid into Kb of its conjugate base will be equal to Kw, यानी Kw कितना होगा 10⁻⁻14 के बराबर होगा, राइट। अगर यहाँ पर नेगेटिव लॉग ले लें तो नेगेटिव लॉग लेने पर आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka of Ha into Kb of A माइनस इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KW। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देना, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka को आप क्या ले सकते हैं, Pka प्लस Pkb इक्वल टू क्या होगा, Pkw, और इसका वैल्यू कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर, Pkw कितना होता है 14। तो यहाँ पे Pka प्लस Pkb एट 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा 14 के बराबर होगा, या Ka इंटू Kb का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा 10⁻⁻14 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू भी आप, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब आपको यहाँ पे ब्रोंस्टेन लोरी कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जो वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो सपोज आपको कोई एसिड गिवन है Ha, इसका Ka गिवन आपको सपोज 10⁻⁻4, राइट। तो अगर Ka का वैल्यू 10⁻⁻4 है तो Kb का वैल्यू कितना होगा, वो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, Ka इंटू Kb 10⁻⁴ इंटू Kb इक्वल टू 10⁻14, तो Kb का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 10⁻10। अब यहाँ पे Ka या Kb क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब यहाँ पे Ka का वैल्यू ज्यादा होने का मीन्स क्या है, ऊपर वाली चीज ज्यादा होना, प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होना और नीचे वाला वैल्यू कम होना। तो अगर इसका वैल्यू हाई है तो मींस इसका डिसोसिएट होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और अगर इसका वैल्यू कम है तो इसका मींस यहाँ पे प्रोडक्ट कम बनेगा और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे इसका वैल्यू ज्यादा है तो इसका मींस डिसोसिएट ज्यादा हो रहा है, यानी H प्लस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू कम है तो इसका मींस OH माइनस कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसका जो एसिड नेचर है वो ज्यादा है और इसका बेसिक नेचर क्या है, कम है, यानी जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, वीक है। तो अगर Ka का वैल्यू हाई हुआ तो Kb का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट Kw के बराबर हो जाएगा। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, और अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर हो सके, यहाँ पे Kw के बराबर। अगर एक का वैल्यू हाई है तो दूसरे का वैल्यू क्या होगा, कम। अगर Ka का वैल्यू हाई है तो उसके कॉन्जुगेट बेस के Kb का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। और अगर Ka का वैल्यू कम है तो उसके कॉन्जुगेट बेस Kb का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, ताकि वो दोनों किसके बराबर हो सके, Kw के बराबर हो सके। तो ये पॉइंट आपको वहां पर बताया था कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। अगर Ka का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मींस एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर Ka का वैल्यू कम है तो इसका मींस एसिड क्या है, वीक है, राइट। तो इसी पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो अगर हमें डिफरेंट वीक एसिड के बीच में कंपेयर करना होगा तो उनमें स्ट्रेंथ को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उनके Ka की वैल्यू के बेसिस पे। या डिफरेंट वीक बेस को कंपेयर करना है तो उनकी स्ट्रेंथ को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उनके Kb के बेसिस पर। तो यहाँ पे हम क्या बोले, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो Ka का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंट एसिड ले लें, सपोज Ha1 Ha2 Ha3 तीन एसिड है, इसके Ka का वैल्यू आपको गिवन है सपोज 10⁻², Ka का वैल्यू गिवन है 10⁻⁵, Ka का वैल्यू गिवन है सपोज 10⁻8। तो जिसके Ka का वैल्यू ज्यादा है
उसके डिसोशिएट होने का टेंडेंसी क्या है, ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जिसके Ka का वैल्यू ज्यादा है उसके डिसोशिएट होने का टेंडेंसी ज्यादा है, यानी उसके H+ देने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को अगर देखें क्या होगा, Ha1 का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, देन Ha2 का, फिर Ha3 का, राइट। अब ये तो हमने लिया Ka। अगर हम pKa की बात करें तो pKa क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। तो यहाँ पे pKa1, इसको 1 2 3, तो pKa1 क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻², यानी 2। pKa2 कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁵, मीन्स 5। और pKa3 कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁸, मीन्स 8, राइट। तो आपको K1 K2 K3 के बेसिस पे आपने कंपेयर किया, तो जिसका Ka ज्यादा होगा वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। और pKa के बेसिस पे क्या बोलेंगे, जिसका pKa का वैल्यू कम होगा वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर द एसिड। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa, स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो Ka का वैल्यू जितना ज्यादा है एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग है, pKa का वैल्यू जितना कम है एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। सेम पॉइंट हम बेस के लिए भी बोल सकते हैं कि बेस का Kb का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और Pkb का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए गिवन है, राइट। अभी लॉ क्या है उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं या कुछ डेरिवेशन देख लेते हैं। कि सपोज कोई वीक एसिड आपको गिवन है, सपोज हम वीक एसिड ले लेते हैं एसिटिक एसिड। अब एसिडिक एसिड क्या है, वीक एसिड है तो 100% डिसोशिएट नहीं होगा। जब इससे कुछ H+ एंड एसिटेट आयन प्रोड्यूस होंगे तो वहां पे आफ्टर सम टाइम यहाँ पर H+ एसिटेट आयन और एसिडिक एसिड के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं T=0 पर एसिडिक एसिड का कंसंट्रेशन C था, राइट। तो इसमें से कुछ अमाउंट कम होगा C-X, राइट। या मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, यहाँ पर इसके C मोल्स प्रेजेंट है, तो C में से कुछ मोल्स कम होंगे X मोल, यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, X मोल H+ के प्रोड्यूस होंगे 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग, और एसिटेट आयन के कितने प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर भी X प्रोड्यूस होंगे, राइट। अब आपको बताया था अल्फा क्या होता है, मोल्स डिसोशिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। तो यहाँ से X क्या हो जाएगा, C अल्फा के बराबर। तो आप X को रिप्लेस करके क्या पुट कर सकते हैं, C अल्फा पुट कर सकते हैं। तो C - C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, राइट। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ मिलेगा, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन आपको मिल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो अब कंसंट्रेशन मिला। अब अगर हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की बात करें तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैसे निकालेंगे, Ka एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एक्वस ये भी सॉल्यूशन में ही है और ये भी सॉल्यूशन में है। तो एसिड K का वैल्यू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ H+ फ्रॉम एसिटिक एसिड इनटू एक्टिव मास ऑफ एसिटेट आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड। तो वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे H+ का वैल्यू C अल्फा की टर्म में C अल्फा और C - C अल्फा। तो Ka का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C - C अल्फा। तो C कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, तो Ka क्या मिल जाएगा आपको, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। तो ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, मोनोप्रोटिक वीक एसिड। मोनोप्रोटिक मींस एक H+ दे रहा है तो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हो गया। ये आपको रटना नहीं है, आपको प्रोसेस समझना है कि ऐसे ऐसे हम यहाँ पे Ka का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो Ka का वैल्यू क्या मिला आपको, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अब देखिए कि अगर ये एसिड वीक है तो इसका डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत कम होगा। जो एसिड होते हैं उनके डिसोसिएशन 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होते हैं। जो वीक एसिड होते हैं 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻³ के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इनके अल्फा होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होते हैं। तो अगर इफ
अल्फा इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू 1, 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा अगर बहुत छोटा है, यहां पे हम लेते हैं जनरली इफ अल्फा इज लेस देन 10% और 0.1, ये एक रेंज हम ले लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू अगर 10% या 0.1 से भी छोटा है तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, बहुत सॉरी अल्फा का वैल्यू क्या है, बहुत कम है, तो 1 माइनस अल्फा लगभग क्या होगा, 1 के बराबर ही रहने वाला है। तो उनका डिफरेंस लेने से आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार देंगे। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन कब, जब अल्फा बहुत छोटा होता है, 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, उसके लिए हमने रेंज दे रखा है 10% या 10% से छोटा है तो ही आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा में से हमने अल्फा को नेग्लेक्ट किया तो के ए कितना हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या होगा, रूट के ए अपॉन सी। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि जो के ए क्या होता है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, और वो एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। इक्विलिब्रियम पे आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो ले रहे हैं, तो ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के अलावा आप कुछ भी चेंजेस कर दीजिए, के का वैल्यू चेंज नहीं होगा, बट अल्फा चेंज हो सकता है। टेम्परेचर के अलावा आप कोई और चेंज कर देंगे तो अल्फा को तो चेंज होना ही पड़ेगा। अगर आपने सॉल्यूशन को यहाँ पे डाइल्यूट कर दिया तो ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बताता है कि अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसके डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, वही हमें यहाँ पर बताना है। तो जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो डाइल्यूट करने पे क्या होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो आयंस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है इक्विलिब्रियम पर, तो उसको वापस से बढ़ाने के लिए रिएक्शन क्या करेगी, एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन को बढ़ाएगी। तो अगर आप यहाँ पे डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं तो इनका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो इनको बढ़ाने के लिए रिएक्शन कहाँ आना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में आ रही है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे लो क्या बोलता है कि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने पे उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कंसंट्रेशन कम होता है तो उसका अल्फा क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट। तो स्टेटमेंट क्या है, ऑन लिखिएगा पॉइंट कि ऑन डाइल्यूशन द सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज। डाइल्यूट करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यही ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहें अल्फा का कंसंट्रेशन के साथ तो हम क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे किस तरह ग्राफ मिलेगा, ऑलमोस्ट कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है यहाँ पर कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कम होता जाएगा। ये जीरो की तरफ मूव कर रहा है, तो अगर कंसंट्रेशन जीरो की तरफ मूव कर रहा है तो मींस कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे कंसंट्रेशन कम होगा और अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आपको पूरा डिसोशिएट करना है, अगर हम अल्फा को यहाँ पर 1 करना चाहते हैं, अल्फा 1 हो जाएगा तो C माइनस सी क्या हो जाएगा, 0, यानी ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, 0, यानी पूरा डिसोशिएट हो गया। तो अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट को पूरा डिसोशिएट करना है तो बहुत ज्यादा आपको इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने के बाद भी यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, 0 हो पाता है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है इनफाइनाइट पर जाकर इस लाइन को एक्स वाई एक्सिस को टच करता है, यानी जब यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट पे अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 1। अगर अल्फा का वैल्यू 1 हो गया तो इसका मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग की तरह कब बिहेव करता है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे जहां अल्फा 1 हो गया उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। तो हम पॉइंट क्या बोल देंगे, लिखेगा पॉइंट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकम 1 एंड एट दिस पॉइंट वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों, क्योंकि अब उसका अल्फा 1 हो चुका है। अल्फा 1 होने का मीन्स क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। बट ये कब हो रहा है, जब आप उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे तब जाके इसका अल्फा 1 हो पाता है, राइट। इसमें ही हम एक पॉइंट और लिखिएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा कि जैसे हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा है,
ठीक है, वही हम यहाँ पे बात करेंगे कि सपोज ली शेडले प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा है कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में प्रोडक्ट मिला देंगे तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी, उस प्रोडक्ट को कम करने के लिए बैकवर्ड एक्शन में जाएगी, लेके जाएगी। यानी वहां पे प्रोडक्ट क्या है, कॉमन आयन ही तो है कि सपोज ये रिएक्शन चल रही है, आप इसमें बाहर से एसिटेट आयन मिला दीजिए तो एसिटेट आयन क्या है, इसके लिए कॉमन हो गया। सपोज आपने इसमें कैल्शियम एसिटेट बाहर से मिला दिया तो कैल्शियम एसिटेट से जो एसिटेट आयन मिलेगा वो इस रिएक्शन के एसिटेट के लिए क्या हो गया, कॉमन आयन हो गया। तो आपने इसके अंदर बाहर से क्या मिला है, एसिटेट, यानी प्रोडक्ट मिला दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर आप यहां पर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे, उसमें आप कोई बाहर से कोई प्रोडक्ट उसमें मिला दीजिए तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में चली जाती है, बैकवर्ड में जा रही है, यानी इसका डिसोसिएशन क्या हो गया, कम हो गया। तो ऑन एडिशन ऑफ कॉमन आयन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट गेट सप्रेस्ड, यानी सप्रेस होने का मींस क्या हो रहा है, उसका डिसोसिएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दो ही पॉइंट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने पर उसका अल्फा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इनके अल्फा बहुत कम होते हैं, कितना इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा वो हम बाद में बात करेंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कंसंट्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन को आप और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर इसको आपको और कन्वर्ट करना है तो रूट के ए अपॉन सी को आप क्या लिख सकते हैं, रूट के इंटू वी इफ मोल इक्वल टू 1। अगर एक मोल है सॉल्यूशन में तो आप इसको क्या ले सकते हैं, के ए इंटू वी अपॉन मोल्स। मोल्स तो क्या है, यहाँ पे आपने इनिशियली अगर 10 मोल डाले थे तो जितने मोल्स इनिशियली डाले थे वो यहाँ पे पुट करना है। बट अगर मोल्स 1 है तो ये क्या होगा, सी को आप क्या ले सकते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स 1 हो गया, वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे जो अल्फा है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा, राइट। बट अल्फा का वैल्यू 1 कब होने वाला है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यानी आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया। तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर ही अल्फा का वैल्यू आपको 1 मिल रहा है, राइट। चलिए बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे चैप्टर का कोर है, मेन पार्ट है, वो है पीएच कैलकुलेशन। तो डिफरेंट सॉल्यूशन का पीएच हमें कैलकुलेट करना होता है, तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा गिवन है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। तो जैसे भगवान अलग अलग होते हैं बट सबका मालिक एक ही है, वैसे पीएच डिफरेंट सॉल्यूशन के अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, बट उनका कोर कॉन्सेप्ट सबका वही है, H+ का कैलकुलेशन करना। अगर आपने सॉल्यूशन के H+ का कैलकुलेशन कर दिया तो आपको सॉल्यूशन का पीएच वहां पर मिल जाएगा। तो कौन कौन से सॉल्यूशन का पीएच हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है, आपको उसका पीएच बताना है। स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड एक ही सॉल्यूशन में दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन में डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है तो उसका पीएच बताना है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, डिफरेंट स्ट्रॉन्ग बेस एक ही सॉल्यूशन में गिवन है तो उसका पीएच बताना है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एक ही सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड हो और उसी में स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया जाए तो उसके पीएच का कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट, पीएच ऑफ मोनोप्रोटिक वीक एसिड। वीक एसिड मोनोप्रोटिक मीन जो एक H+ दे रहा है उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे हमें वीक एसिड का कैलकुलेशन करना है वैसे ही कॉन्सेप्ट वीक बेस के लिए होता है, तो हम अलग अलग पॉइंट नहीं लिखेंगे। तो पीएच ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड जो एक H+ दे रहा है उसका पीएच का सॉल्यूशन का, उसके सॉल्यूशन का पीएच, या जो वीक बेस जो एक OH- दे रहा है उसके पीएच का कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम इसमें देखेंगे। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक मोनोप्रोटिक एसिड या 2 वीक बेस के लिए भी हम बात कर सकते हैं जिससे एक OH- मिल रहा है। तो पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक मोनोप्रोटिक एसिड सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करना है। पॉलीप्रोटिक वीक एसिड जो एक से ज्यादा H+, 2 H+ दे रहा हो, 3 H+ दे रहा हो, उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करना है। पीएच ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड में आपने स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रखा है तो उस सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। पीएच ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस हो, पीएच ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन हो, या वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है तो उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करना है, इसको आगे हम देखेंगे। बट एक पॉइंट यहाँ पे देख लें कि इसमें दो कंडीशन लगती है, एक तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला पॉइंट कब लगा दें, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो, बिकॉज वीक एसिड के साथ आपने स्ट्रॉन्ग बेस मिला है तो एसिड और बेस क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। वीक बेस के साथ आपने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया है तो एसिड बेस क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आप लगाएंगे। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो मींस एसिड और बेस दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड खत्म
बेस खत्म, बचा कौन? सॉल्ट। तो ओनली सॉल्ट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन आप कब लगाते हैं? जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट होगा या वीक बेस और उसका सॉल्ट प्रेजेंट होगा। तो इतने सॉल्यूशन का आपको पीएच कैलकुलेट करना है। और एक लास्टली एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ polyvalent anion and pH of amphiprotic anion, राइट। तो इतने सॉल्यूशन का हम यहाँ पर पीएच कैलकुलेट करेंगे। बट फिर भी आप यहाँ पे लिस्ट देख के घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है, बट उनका कॉन्सेप्ट सबका सिमिलर है। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे आप मेथड समझते जाएंगे, आपको चीजें बिल्कुल आसान लगने लगेगी। चलिए बच्चों, पीएच कैलकुलेशन से पहले हम कुछ छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले है मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलरिटी का कैलकुलेशन हम यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी कर चुके हैं। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लिया जाता है, राइट। ये मोलरिटी हम बता चुके हैं आपको, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? जनरली कंसंट्रेशन यूज में लेते हैं कि अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो वो जनरली मोलरिटी ही होती है। यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी क्या होगा? मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है। जो डेफिनेशन की पहले हम बात करें, नॉर्मेलिटी क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ equivalents of solute present in unit volume of solution। अब ये इक्विवेलेंस आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इक्विवेलेंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ मोल्स हैं, वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं। अब मोल्स आप कैसे निकालते हैं? मोल्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मास बाय मोलर मास से, राइट। वैसे ही इक्विवेलेंट्स का कैलकुलेशन जो किया जाता है वो सिमिलर लॉजिक होता है। जो इक्विवेलेंट्स का कैलकुलेशन किया जाता है वो होता है मास बाय इक्विवेलेंट वेट से, राइट। जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट की हम बात करें, अभी हम केवल यहाँ पे फॉर्मूला की बात करेंगे। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला कैसे होता है, निकाला कैसे जाता है, उसका अभी मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, बट वो अभी हमारे यूज का नहीं है, वो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की बात करें, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और एन फैक्टर भी बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे, अब वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, वो भी अभी आपको बताएंगे। तो अगर हम इन चीजों को यहाँ पे प्लेस कर दें तो नॉर्मेलिटी क्या है? इक्विवेलेंस ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंस को आप क्या ले सकते हैं? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये क्या हुआ? नॉर्मेलिटी मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हम यहाँ पे स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट वेट को आप क्या पुट कर सकते हैं? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को आप क्या लिख सकते हैं? मोलर मास mw। मोलर मास को हम यहाँ पे mw से रिप्रेजेंट कर देते हैं और वैलेंसी फैक्टर को vf से। तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो नॉर्मेलिटी क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू वैलेंसी फैक्टर। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? मोल्स। मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर क्या हो जाता है? नॉर्मेलिटी, सॉरी मोलरिटी। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगा? मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर के बराबर।
राइट। तो ये रिलेशन पहले तो आप याद रखें, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगा, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर के बराबर, राइट। अब हम स्टेप बाय स्टेप दोनों पॉइंट देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट एग्जैक्टली क्या है। हम यहाँ पे केवल अभी डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके कैलकुलेशन अभी हमारे नहीं है, वो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। और वैलेंसी फैक्टर क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अब हम पहले वैलेंसी फैक्टर की बात करते हैं। वैलेंसी फैक्टर एग्जैक्टली होता क्या है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आपको रिएक्शन के बेसिस पे डिफरेंट वैलेंसी फैक्टर रहते हैं। हम हर वैलेंसी फैक्टर की बात करेंगे, बट हम यहाँ पे केवल एसिड बेस के कॉन्सेप्ट वाले ही वैलेंसी फैक्टर काम में आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर बात करें, फर्स्ट वैलेंसी फैक्टर को VF से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड, तो एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस पर मोल। एक मोल से जितने H+ आयन मिल रहे हैं वही क्या होता है एसिड का वैलेंसी फैक्टर। अगर हम बात करें HCl, तो HCl क्या होगा, H+ + Cl- दे सकता है। कितने H+ दे रहा है, ये 1। एक मोल से एक ही H+ मिलेगा, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा इसका 1। अगर हम H2SO4 की बात करें, तो H2SO4 से यहाँ पर रिएक्शन में कितना H+ मिल रहा है, 2H+ + SO4 2-, तो रिएक्शन में जितना H+ दे रहा होगा वही उसका क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2। अगर हम H3PO4 की बात करें, कितना H+ दे सकता है, 3H+ + PO4 3-, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 3। अगर हम यहाँ पे H3PO3 की बात करें, कितना मैक्सिमम H+ दे सकता है, 2H+ दे सकता है, 2H+ + HPO4 2-, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। अगर हम बात करें यहाँ पे H2SO4 से बन रहा है एक H+ + HSO4-, तो इस रिएक्शन में H2SO4 ने कितना H+ दिया, एक ही H+ दिया, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। अगर आपको वैलेंसी फैक्टर पता है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो HCl का जो भी मोलर मास है उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कीजिएगा। इधर H2SO4 का जो भी मोलर मास है उसको आप क्या करेंगे, वैलेंसी फैक्टर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। इधर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की बात करें, H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट जो भी मोलर मास है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे H3PO3 की बात करें, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास अपॉन जो भी वैलेंसी फैक्टर है उससे डिवाइड कीजिएगा। अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की बात करें, तो इधर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन दिस रिएक्शन क्या होगा, मोलर मास अपॉन 1, राइट। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने एसिड की बात की वैसे हम वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस की भी बात कर सकते हैं। वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस क्या हो जाएगा, इट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन पर मोल। एक मोल से कितना OH- मिल रहा है वही क्या होगा, उस बेस का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। सपोज NaOH की बात करें तो इससे कितना बनेगा, Na+ + OH-, राइट। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मोलर मास अपॉन 1। सेकंड बात करें बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, Ba2+ + 2OH-, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मोलर मास अपॉन 2, राइट। तो इस तरीके से एसिड या बेस का वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड बात करें वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। अब जो भी सॉल्ट होता है वो 100% क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो वहां पे जो केटायन का चार्ज है, जो एनायन का चार्ज है, टोटल चार्ज, वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके वैलेंसी फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल ले लें, सपोज NaCl आपको गिवन है, क्या बनाएगा, Na+ + Cl-, तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमेशा बराबर रहना है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, या तो प्लस या तो 1, ये इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए, वैलेंसी फैक्टर क्या होगा इसका 1 हो जाएगा, राइट। हमें मैग्नीट्यूड लेना है, साइन की बात नहीं करनी है। अगर हम बात करें CaCl2 क्या बनाएगा, Ca2+ + 2Cl-, तो इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए, दोनों में से कहीं से भी लीजिए, आपको सिमिलर वैलेंसी फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। AlCl3 की बात करें, क्या बनाएगा, Al3+ + 3Cl-, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, या तो इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव 3। Al2SO4 होल थ्राइस क्या बनाएगा, 3Al3+ + 3SO4 2-, तो या तो इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा यहाँ पे 6, राइट। तो या तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, वही क्या होगा यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर होता है, राइट। अब फटाफट हम डेफिनेशन की बात करते हैं। एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन क्या होता है, चलिए अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट और डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और
8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अगर कोई सब्सटेंस 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट, राइट। हालांकि इस चैप्टर में ये डेफिनेशन आपको काम आने वाली नहीं है, ये जो डेफिनेशन वो इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट में, सॉरी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में काम में आने वाली। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको आइडिया ले लेते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन 3 रिएक्शन हम दे रखी है। जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, जिंक सल्फेट प्लस H2 बन रहा है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। एल्युमिनियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, AlCl3 बन रहा है। हम तीनों केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ जिंक क्या कर रहा है, 1 मोल ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बन रहा है यहाँ पे 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट एंड 1 मोल ऑफ H2। तो अगर हम मोलर मास की, जिंक के एटॉमिक मास की बात करें, कितना होता है 65 ग्राम। इसने कितने के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, 2 ग्राम को। तो अगर 2 ग्राम का मास 65 के थ्रू रिप्लेस हो रहा है, तो 1 ग्राम कितने के साथ रिप्लेस होगा, वही क्या होगा इसका इक्विवेलेंट वेट। तो 2 ग्राम 65 ग्राम से रिप्लेस हो रहा है, तो 1 ग्राम कितने से रिप्लेस होगा, 65/2, राइट। यही क्या होगा इस जिंक का इसके अंदर इक्विवेलेंट वेट होगा, राइट। यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करें, तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 मोल मैग्नीशियम कितने, हाफ मोल यानी 16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो 1 मोल मींस कितना, 24 ग्राम। तो 24 ग्राम 16 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 8 ग्राम कितने से के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 24/2 मींस 12, राइट। इधर हम बात करें LCl3, यहाँ पे कितना है 1 मोल एल्यूमिनियम कितने के साथ, 3/2 यानी 3/2 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल मींस 27 ग्राम कितने के साथ, 3 × 3/2 × 71 या 3 × 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इतना मास 27 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 35 ग्राम जितने के साथ रिएक्ट कर रहा होगा वही क्या होगा इसका इक्विवेलेंट वेट। तो 3 × 35.5 ग्राम 27 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 35.5 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 9 ग्राम के साथ, वही क्या होगा इसका इक्विवेलेंट वेट। हालांकि डेफिनेशन के बेसिस पे अभी आपको क्वेश्चन कुछ भी आने वाले नहीं है, ये केवल आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके कुछ भी बनने वाले नहीं है, राइट। चलिए देख लेते हैं एक्चुअली हमें नॉर्मेटिव पढ़नी क्यों पड़ रही है, या इसका क्यों क्या यूज है यहाँ पर। कि सपोज आपको HCl दे रखा है 2 नॉर्मल, या H2SO4 दे रखा है, या H3PO4, हम डिफरेंट की बात करते हैं। हमें पता है नॉर्मेटिव क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, रिएक्शन में पर मॉलिक्यूल पर मोल कितना H+ यहाँ पर मिल रहा है, वही क्या होगा वैलेंसी फैक्टर। तो इस रिएक्शन में HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, राइट। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर ये 2 नॉर्मल कंसंट्रेशन, तो इससे H+ भी कितना बनना चाहिए, 2 नॉर्मल, यही बनेगा। अब अगर हम यहाँ वैलेंसी फैक्टर के अकॉर्डिंग मोलरिटी निकालें, तो नॉर्मेटिव क्या होगा, मोलरिटी के बराबर। तो आप क्या बोल सकते हैं, HCl का मोलरिटी कितना होगा, 2 मोलर। तो जितना HCl का मोलरिटी होगा उसके अकॉर्डिंग H+ कितना बनेगा, 2 मोलर, राइट। अभी H2SO4 की नॉर्मेटिव की बात करें, H2SO4 का नॉर्मेटिव कितना है, 2 नॉर्मल। यहाँ पे इससे अब अगर हम इसके वैलेंसी फैक्टर की बात करें, तो वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, 2। तो यहाँ से कितना वैलेंसी फैक्टर 2 मिल जाएगा। तो अगर वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो मोलरिटी कितना होगा, नॉर्मेटिव अपन वैलेंसी फैक्टर के बेसिस पे कितना होगा, 1 मोलर। तो अगर ये 1 मोलर है, तो इससे कितना H+ मिलेगा, इसका जस्ट डबल यानी 2 मोलर। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो नॉर्मेलिटी का मैग्नीट्यूड है वही H+ का कंसंट्रेशन है। जो नॉर्मेलिटी का मैग्नीट्यूड है, जो नॉर्मेलिटी का वैल्यू है, वही क्या है, H+ की मोलरिटी होगी। 2 नॉर्मल था यानी H+ कितना मिलेगा, इससे 2 मोलर, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट आपको बताना है। यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 होगा, राइट, बिकॉज एक मोल से 3 H+ मिल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे मोलरिटी की बात करें, तो मोलरिटी क्या कितना होगा, नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी कितना होगा, नॉर्मेलिटी कितना है इसका, 2 अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना है, 3। तो 2/3 मोलर इसका मोलरिटी होगा। तो नॉर्मेलिटी 2 नॉर्मल है, तो मोलरिटी कितना होगा, 2/3 मोलर। अब 1 मोल से कितना बनना है, 3। तो 2/3 से कितना बनेगा, 2/3 × 3 मींस 2 मोलर। तो जितना नॉर्मेलिटी होगा उतना ही H+ का कंसंट्रेशन मोलरिटी में आपको मिल रहा होगा। तो 2 नॉर्मल था, तो इसे कितना H+ मिल रहा होगा, 2 मोलर, राइट। ये 2 नॉर्मल है, तो इसका मोलर वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, यहाँ पे कितना H+ दे रहा है, 2। तो वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितना है यहाँ पे, 2/2। तो मोलरिटी कितना है, 1 मोलर। तो अगर ये 1 मोलर है, तो कितना H+, 2 H+ इससे मिल रहा होगा, 2 मोलर H+ इससे मिल रहा होगा। तो जो नॉर्मेलिटी का वैल्यू था वही क्या है, इससे मिलने वाले H+ का कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी में चेंज हो जाएगा। तो ये 2 नॉर्मल है, तो इससे वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1 OH- मिल रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो इसका मोलरिटी भी कितना होगा, 2 होगा। तो ये 2 मोलर है, तो इससे OH- भी कितना मिलेगा, 2 मोलर। तो जो इसका नॉर्मेलिटी था वही OH- का कंसंट्रेशन होगा, राइट। यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर
पर मोल कितना OH माइनस 2 OH माइनस, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, तो यहाँ पे मोलरिटी कितना होगा, नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर से 1 मोलर। तो अगर ये 1 मोलर है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा 2 मोलर, तो जो नॉर्मलिटी था वही मिलने वाले OH प्लस का कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो केवल इतना सा आपको समझना है। चलिए लास्ट छोटी छोटी डेफिनेशन देख लेते हैं। आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जब अभी हम बता रहे हैं कि अगर आप दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं, अगर आपने वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया तो हमने यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की बात की कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। बट आप अब डिसोसिएशन सप्रेस क्यों होता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ बहुत ज्यादा मिल रहा हो और वीक एसिड से कम मिल रहा हो तो यहाँ पे ली-चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड को जब आप वीक एसिड में मिलाते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ की वजह से वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है। बट जब आप दो सॉल्यूशन मिला रहे हैं, दोनों में बनने वाला H+ अगर सिमिलर है तो उनको मिलाने के बाद कॉमन आयन इफेक्ट वहां पर नहीं लग पाता है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, एक की वजह से दूसरे का डिसोसिएशन अफेक्ट होना। बट अगर दोनों से ही बनने वाला H+ सिमिलर है, दोनों का ही डिसोसिएशन सिमिलर है, तो दोनों को मिलाने के बाद वहां पे उनके डिसोसिएशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि अगर यहाँ से 10⁻⁻5 मोलर था, इधर भी 10⁻⁻5 मोलर H+ है, दोनों को मिला देंगे तो सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन तो वही रहना है ना, 10⁻⁵। यानी इधर 10⁻⁵ था, इधर 10⁻⁵ था, तो दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, कोई नहीं है, दोनों से बराबर H+ बन रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वही डिसोसिएशन सप्रेस कर पाता है। तो अगर आप ऐसे दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं जिनसे बनने वाला H+ सिमिलर है या जिनसे बनने वाला OH माइनस सिमिलर, H+ सिमिलर कंसंट्रेशन बन रहा है, तो वहां पे दोनों एक दूसरे के डिसोसिएशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन आपके सामने है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम टू इलेक्ट्रोलाइट लाइक H+ ion concentration from two acid Ha1 and Ha2 या OH minus concentration level from two base are same, then on mixing them there is no effect on degree of dissociation। तो अगर दोनों से बनने वाले H+ का कंसंट्रेशन सिमिलर है, यानी C1 अल्फा C2 अल्फा 2 के बराबर है, तो वहां पर उनके डिसोसिएशन में कोई इफेक्ट नहीं आने वाले, राइट। और लास्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस आप क्या बोलते हैं, Ka किसके बराबर है, C∝² 1 माइनस अल्फा में से आपने अल्फा को नेगलेक्ट किया तो K क्या बचा, C∝²। तो अल्फा क्या होता है, √Ka के प्रोपोर्शनल। तो आप अगर अल्फा का उनके डिसोसिएशन का रेशियो लेना चाहें तो डिसोसिएशन का रेशियो किसके रेशियो में होगा, उनके Ka के रेशियो में। तो जिसका Ka ज्यादा है उसका डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, उससे ज्यादा H+ प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मेंस लेवल पे आपको पूछे जा सकते हैं, एडवांस लेवल पे नहीं पूछे जाने, राइट। तो प्यारे बच्चों आज तक के लिए इतना ही काफी, इसको आप ठीक से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। जो पीएच कैलकुलेशन वाला टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं वो आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। पीएच कैलकुलेशन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आपको लॉग और एंटी लॉग का कैलकुलेशन फिर से बताएंगे ताकि आपको चीजें सारी बिल्कुल क्लियर होती जाए, राइट। आज तक के लिए इतना ही काफी है, नमस्कार।